नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात होगी सुशासन तिहार पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आगाज हो चुका है। सुशासन तिहार को लेकर शासन प्रशासन सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। सुशासन तिहार का तीसरा चरण 31 मई तक चलेगा। अब इस दौरान प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। सुशासन तिहार के पहले चरण में प्रदेश की जनता से 40 लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें मांग थी, समस्याएं थी, शासकीय योजनाओं से संबंधित आवेदन भी इसमें शामिल थे। अब इन आवेदनों पर काम हो रहा है तो कांग्रेस ने इस पर कहा है कि 1.5 साल में 40 लाख आवेदन सरकार के फेलियर को बताते हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखकर सुशासन की पोल खोल रहे हैं। सुशासन तिहार में इतने आवेदन आना मतलब सरकार गर्मी में सिर्फ टाइम पास कर रही है, ये कांग्रेस के शब्द। आपको बता दें कि सुशासन तिहार के प्रथम चरण का शुभारंभ 8 अप्रैल को हुआ था और इसके तहत 11 अप्रैल तक प्रदेश की जनता से ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में शिविर लगाकर समस्याओं और मांगों के संबंध में आवेदन लिए गए थे। आम जनता अपने आवेदनों को अब आसानी से शासन प्रशासन तक पहुंचा सके, इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालयों तक प्रमुख स्थानों पर समाधान पेटियां रखी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था भी है। पहले चरण में प्रदेश की जनता से कुल 40 लाख से भी ज्यादा आवेदन मिले। अब इन आवेदनों को विभाग के अंतर्गत यानी विभागवार वर्गीकृत करके सुराज अभियान पोर्टल पर अपलोड किया गया है और निराकरण की प्रक्रिया जारी है। संबंधित आवेदनों की स्थिति की जानकारी भी हितग्राहियों को समयबद्ध रूप से दी जा रही है। लेकिन 40 लाख आवेदन कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, एक चुनौती भी। जनता के काम करने के लिए किसी विशेष समय की जरूरत क्यों पड़ती रहती है? क्या ये काम रेगुलरली नहीं होना चाहिए? क्या अधिकारी कर्मचारी सुशासन तिहार अभियान का ही इंतजार कर रहे थे? आज की चर्चा इसी पर होगी। उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, सुशासन दिवस तो एक ढकोसला है। देखिए, 40 लाख आवेदन 1.5 साल में बोलते हैं हमारी सुशासन है, और 40 लाख आवेदन आना मतलब इसको सुशासन नहीं, मैं समझता हूं कि सरकार की ये नाकामियां हैं। आखिर लगभग 1.5 साल पूरे होने जा रहे, सरकार ने अभी तक किया क्या है जो लगभग 40 लाख आवेदन आए हैं? इसका मतलब है कि अगर सरकार ने 1.5 साल के अंदर अच्छा काम किया होता, आवेदन तो आता भी नहीं। इतना आवेदन आना मतलब सरकार पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में से लेकर शहरों तक पूरी तरह से फेल है और उनके लोग ही इस सुशासन का पोल खोल रहे हैं। तो फिर सुशासन है ही कहाँ? ये सिर्फ ढकोसला है, ये सिर्फ दिखावा है। कोई 40 लाख लोगों का आवेदन का निराकरण नहीं होना है। सिर्फ सरकार के पास ना पैसा है ना कोई काम है। सिर्फ कम से कम ये गर्मी का मौसम में सिर्फ सरकार टाइम पास कर रही है 3 महीने का। विष्णुदेव सरकार की एक अभिनव पहल है संवाद से समाधान तक की। अब उसमें लोगों की समस्याओं को कागज में नहीं बल्कि मौके पर निराकरण करने की कोशिश, जमीनी तौर पे जानने की कोशिश, ये सब हल करने की कोशिश हुई। देखिए, जो 40 लाख आए चाहे जितने भी आए, ये एक जनता की आवाज होती है और इससे शासन को नीति कार्यक्रम बनाने में सुविधा होती है। बजट से लेकर नीति तक के प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने में सुविधा होती। तो एक अभिनव पहल से एक नए प्रशासनिक शैली की शुरुआत हो। चलिए, तो बयान आपने सुन लिया। आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजकुमार राठी बीजेपी से, आशीष यादव कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार रविश पांडे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले राजकुमार जी, जो सुशासन तिहार का तीसरा चरण है उसका आगाज तो हुआ, कुछ आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं और इन आंकड़ों को लेकर सवाल भी पूछा जा रहा है। 40 लाख आवेदन मिलना जाहिर तौर पर 2.5 करोड़ की आबादी में अपने आप में ही एक सवाल जरूर है। इसका किस तरह से जवाब देंगे आप? क्या ये सरकार की नाकामी है, प्रशासनिक तंत्र की नाकामी है, या बहुत देर से नींद खुली है? देखिए, ये पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में 3 बार सरकार रही। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से लगातार जो है गांव वालों के साथ बैठकर जो योजनाएं बनाते थे, मैं समझता हूँ वो योजनाएं दिमाग से नहीं दिल से बनती थी। चौपाल की चर्चाएं भविष्य का एजेंडा तैयार करती थी और मैं समझता हूँ 100% पालन होता था। विष्णुदेव साय की सरकार इसी तर्ज पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं
हमारा तीसरा चरण 5 मई से शुरू हुआ है और इस बार इसका स्वरूप बदल गया है। मुख्यमंत्री शायद स्वयं मंत्रियों के साथ समापन जो समाधान शिविर में शिरकत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आप देखेंगे पहली बार पेटी में डालकर लोग अपनी समस्याओं को लिख रहे हैं और विभाग उसको जो है जिस विभाग की समस्या उसको उस विभाग को प्रेषित कर रहा है, उसको ऑनलाइन पोर्टल में जो है बकायदा उसकी एंट्री की जा रही है। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। रामकुमार जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा हमें भी आज जब हमने सक्ती के करी गांव में देखा जिस तरह से मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंच गए, खाट में बैठे, लोगों से बातचीत की। लोगों में भी कहीं ना कहीं ये थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बड़ी होंगी कि चलिए आज तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं। लेकिन एक और सवाल इस पर यह भी उठता है कि प्रशासनिक तंत्र एक बड़ी चुनौती है मौजूदा सरकार के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को अब उतरना पड़ा है मैदान में। देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा ये पहली बार नहीं हो रहा है। 15 साल इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और डॉक्टर रमन सिंह ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से जो है 48 डिग्री टेम्परेचर में जो है किसी भी गांव में औचक निरीक्षण करते थे, वहाँ गांव वालों से चर्चा करते थे। आपको याद होगा टिफिन योजना जो है डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसी समय चालू की थी, जब उन्होंने देखा कि हमारा जो मजदूर भाई सवेरे घर से निकलता है और शाम को घर उसकी वापसी होती है। आपको मालूम है दिहाड़ी में जो है 5, साढ़े 5, 6 बजे छुट्टी होती है। उन्होंने टिफिन योजना चालू की थी, मजदूरों को जो है दिहाड़ी में मतलब चावड़ी में गर्म भोजन मिलेगा और साथ में जो है सरकार टिफिन देगी और वो गर्म खाना साथ में लेकर जाएगा। तो ये योजनाएं दिमाग से नहीं दिल से बनती है। जब वो गांव के लोगों से हम मिलते हैं, उनकी समस्याओं को नजदीक से देखते हैं, तो उसका जो है मैं समझता हूँ जिस प्रकार से समाधान होता है वो अपने आप में अनोखा होता है। ये कोई कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार नहीं है जी। इससे पहले हम लोग सीएम के जनता दरबार पर चर्चा कर रहे थे, तब भी रमेश पांडे जी थे। उस चर्चा में मैंने इस बात को बहुत प्रखर रूप से उठाया था, जहां हेल्पलाइन है, टेक्नोलॉजी है, अधिकारियों की चौपाल लग सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को उनके घर तक क्यों बुलाया, उनके घर तक क्यों जनता से कहा जा रहा है कि आप वहां जाके जनता दरबार में बैठिए। लेकिन ये जो है ये एक बहुत बड़ा जो चेंज हम देख रहे हैं कि गांव-गांव, जिला-जिला तक खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसे एक अभिनव पहल कह सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का 5 साल इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी का शासन रहा, उन्होंने कोई काम किया नहीं। जो है खाली मैं समझता हूँ प्रदेश में एक ही काम हुआ, एक तो ट्रांसफर उद्योग चला, दूसरा भ्रष्टाचार के मामले में जो है कांग्रेस ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोयला घोटाले की बात करूं, क्या मैं आपका रेत घोटाले की बात करूं, क्या पीएससी के माध्यम से लाखों बच्चियों के भविष्य कर रहे वो बर्बाद करने की बात करूं, क्या शराब घोटाले की बात करूं, जिस कांग्रेस ने ये बोलकर कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी तो नहीं किया, 2100 करोड़ का घोटाला कर दिया। इनके शराब जवाब ले लेते हैं। आशीष यादव कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, एक पहल की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, इस पहल का क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से दीपक बैज जी ने इसे सीधे ही ढकोसला बोल के खारिज कर दिया, मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल है सर, 40 लाख आवेदन आए हैं, इस बयान को देने से पहले सर स्क्रूटनी कर लेते। 40 लाख आवेदनों की स्क्रूटनी करने के लिए आपको पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लग जाएंगे, तब आपको यह पता चल पाएगा कि इस 40 लाख आवेदन में आपकी सरकार में कितने थे समस्याएं और मौजूदा सरकार के 1.5 साल में कितनी समस्याएं खड़ी हुई। कैसे तय कर लिया आपने ये जो 40 लाख आवेदन है शिकायतों के, वो सिर्फ मौजूदा सरकार के 1.5 साल के? नमस्कार अभिषेक जी, और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो ढकोसला किया जा रहा है कि हम जो है आवेदन मंगा रहे हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। क्या पहले जनदर्शन नहीं होता था क्या कलेक्टर ऑफिस में, या पहले नगर निगम के आयुक्त के यहाँ पर, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के यहाँ पर जनदर्शन की सुविधा नहीं थी क्या हेल्पलाइन नंबर सफाई के लिए अलग और अलग अलग समस्याओं के लिए अलग से स्वास्थ्य के लिए अलग, ये पहले से नहीं था क्या? या क्या नया लाकर जो है भारतीय जनता पार्टी इसमें नई अभिनव पहल कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी को भली भांति समझना होगा। रही बात आपके सवाल की, आपने कहा कि ये 40 लाख आवेदन कैसे कह सकते हैं कि इन्हीं से एक सरकार, क्योंकि हमारे समय पे तो भैया हम जनदर्शन कर रहे थे और एक एक जनदर्शन की चीजें ऑनलाइन आती हैं, और जनदर्शन में अगर किसी ने कोई अपनी आवेदन देता है तो उसकी सुनवाई त्वरित रूप से तुरंत की जाती है। ये बात का ज्ञान सभी लोगों को है, जनता जनार्दन को भी है, जो जनता जनार्दन अपनी तकलीफ लेकर जाती थी और जाती है। 40 लाख आवेदन आए,
क्योंकि इतनी सारी परेशानियां हैं, कानून व्यवस्था से लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर, युवाओं से लेकर किसानों तक। इस बात से आशीष जी कोई इनकार नहीं करेगा, समस्याएं तो देखिए है, ये आवेदन भी इसका सबूत है। लेकिन क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि एक अच्छी शुरुआत है? मुख्यमंत्री अगर खुद गांव-गांव, जिला-जिला जा रहे हैं तो ये तो एक अच्छी बात है ना, कि हम तो आमतौर पर देखते हैं जी। कोई नई बात नहीं है, भूपेश बघेल जी भी जो है हर जिले, हर गांव जाया करते थे और वहां पर लोग डायरेक्ट सवाल भी उनसे पूछा करते थे। हमने कई वीडियो इनका देखा है। आप ये सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो उस पर जवाब दे दें, तो इस पर क्या करती है भारतीय जनता पार्टी? वापस से कांग्रेस पर आरोप लगाती है। आप अपने द्वारा किए गए कार्यों को बताइए और अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जनता तक पहुंचाइए। अभी भी 2 साल होने के बाद, 2.5 साल होने के बाद, 1.5-2 साल के बाद आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही खरी खोटी सुनाते रहेंगे तो ये सरकार अपना परफॉर्मेंस कब बताना शुरू करेगी? 5 साल के अंत में, या उस समय भी केवल और केवल 5 साल पहले की कांग्रेस सरकार को ये जो है दोषारोपण छीटाकछी करते रहेंगे? सच्चाई ये है कि 40 लाख आवेदन अपने आप में इस बात का सबूत है। आशीष जी देखिए, अब वो 40 लाख आवेदन है, वो शिकायतें कितनी साल पुरानी है इसका डेटा तो साहब मेरे पास नहीं है, तो मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन आशीष जी आप ये बात तो मानेंगे ना कि सरकारी अधिकारी ऐसे हैं, बैठे रहते हैं जन सुनवाई में। अब सरकार ने ऑर्डर दे दिया है, जन सुनवाई करनी है, तो बैठ गए जाके, फिर मुंह पे ठंडा रुमाल डाल के वो सोते हुए पाए जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाता है अचानक, ये एक डर है कि मुख्यमंत्री जी देख रहे, तो इतना तो आप मानेंगे ना कि अधिकारी थोड़ा टेंशन में रहता है कि भैया मुख्यमंत्री की पकड़ में आ गया तो सीधा सस्पेंड। लेकिन ये कौन सी नई बात है? ये तो माननीय भूपेश बघेल जी को कॉपी पेस्ट करने वाली बात है। और रही बात 40 लाख आवेदनों की, तो भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी क्या कि क्या भविष्य में ये लोग ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं इसको और कैटेगराइज करके जो है स्क्रूटनी करके वेबसाइट पर डालेंगे कि इतने आवेदन आए थे, इन शिकायतों के आए थे और इसका निराकरण ये किया गया? क्या आज इस चैनल पर आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, इतने विशेषज्ञ हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि कांग्रेस इस पर एक डिटेल रिपोर्ट बनाए कि किसकी सरकार की कितनी शिकायतें हैं, क्योंकि ये बखेड़ा देखिए आप ही के नेता के बयान से शुरू हुआ है। अगली बार जरूर पूछा जाएगा। और मैं बीजेपी से भी पूछूंगा कि सुशासन तिहार आपने चलाया, 31 मई के बाद कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ। खैर, रमेश पांडे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रमेश जी, सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आगाज हो चुका है, 40 लाख आवेदन आए हैं। अब कांग्रेस कह रही कि ये रिपोर्ट कार्ड है मौजूदा सरकार के 1.5 साल का। आप क्या सोचते हैं? अभिषेक जी नमस्कार, आशीष भाई को, राजकुमार जी को और प्रिय दर्शकों को सबको नमस्कार। मैंने अभिषेक जी आपके साथ डिबेट में जनता दरबार की भी बात में मैंने कहा था, और जब ये सुशासन तिहार की शुरुआत हुई तब भी डिबेट में मैंने कहा था, ये पूरा का पूरा जो प्लान है ये अफसरों का काकस है, जो बेवकूफ अफसर हैं। मैं बेवकूफ शब्द का जानबूझ करके इस्तेमाल कर रहा हूं। बेवकूफ अफसर हैं, उनका पूरा एक बुना हुआ जाल है। अगर ये विधानसभा होती तो शायद आपका ये शब्द एक्सपंज हो जाता, लेकिन यहाँ बोल सकते हैं। जी तो ये मुख्यमंत्री को पूरा उस शिकंजे में फंसा करके मुख्यमंत्री को गोल गोल घुमा रहे हैं। ऐसे ही बेवकूफ अफसरों ने भूपेश बघेल वो भी गोल गोल घुमाया था। ऐसे ही बेवकूफ अफसर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं सीधा ये कहूंगा, मैंने बात पिछली बार भी कही थी कि पूरा आयोजन समय, संसाधन और धन का दुरुपयोग है। मुख्यमंत्री आज जिस इलाके में गए हैं उस इलाके के मजदूर आज काम पर नहीं गए होंगे, उनके दिन भर की दिहाड़ी का नुकसान हुआ, वो मुख्यमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। उस पूरे इलाके में कोई अफसर आज अपने ऑफिस में बैठ के काम नहीं किया होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहीं पहुंचते हैं तो प्रशासनिक तंत्र, सुरक्षा का तंत्र, और क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो वहां के स्थानीय लोग भी उसी में एंगेज हो जाते हैं, ये आपका पॉइंट है। लेकिन आपने जो बेवकूफ वाली बात की, मैं उस पर आना चाहूंगा सर। मुख्यमंत्री के साथ बहुत सारे स्पेशल ओएसडीज काम करते हैं, ओएसडीज काम। जी अभिषेक जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं 2-3 बिंदु बताता हूं जिससे आप समझ जाएंगे पूरी बात। सरकार आते ही इसी विष्णुदेव की सरकार ने शुरू किया था कि उनका एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बैठ करके रोज समस्याओं को सुनेगा। 1-8 महीने की सुनवाई हुई, उसके बाद वो प्रोग्राम बंद हो गया। उसके बाद ये प्रोग्राम बना कि हर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पे जन दर्शन लगेगा।
वो भी प्रोग्राम बंद हो गया। उसके बाद अब आइए विधानसभा में अजय चंद्राकर जी ने, जो जिनका वीडियो भी आपने दिखाया, उन्होंने कहा था इस बात को अभी पिछली विधानसभा में, जो मानसून सत्र का विधानसभा गया, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का कोई शहर राजधानी लायक शहर नहीं है, हवा का एक झोंका आया और बिजली गुल हो जाती है। अभी आप 2 दिन पहले रायपुर शहर में हवा के झोंके से 10-10 घंटे की बिजली कटौती रही। कैसा सुशासन चल रहा है? कौन सी समझ आप विकसित कर रहे हो? कौन सी प्लानिंग आप कर रहे हो? अभी का मैं बताऊं, तेलीबादा मस्जिद चौराहे पर जो लगा हुआ है, जो क्रॉसिंग पर सिग्नल लटक रहा है, वो किसी भी समय टूट करके किसी भी व्यक्ति के सर पर गिर सकता है। कौन सा सुशासन चल रहा है? शहर में गंदगी पड़ी हुई है, डाले जो टूट करके 2 दिन पहले आधी तूफान में गिरी थी, वो सड़क से हटाई नहीं गई है। आप बताओ रमेश जी, कौन सा कार्यक्रम शहर की तो शिकायतों का ये सिलसिला है, तो मैं सोच रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों की तो क्या ही हाल होंगे। खैर, रामकुमार जी से इस पे जरूर जवाब लेना चाहूंगा। सॉरी, राजकुमार जी, आपने सुना रमेश जी को जो बातें उन्होंने कही कि आप पहुंच रहे हैं वहां पर, तो वहां के लिए भी आप कहीं ना कहीं खर्चा तो बढ़ ही रहा है, वहां के लोगों के लिए भी एक समस्या बन जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो पूरा तंत्र उनके साथ लग जाता है। क्या जवाब है इसका? मोटा मोटी कहे तो ये कह रहे हैं कि आपको अगर सुशासन लाना है तो तरीके और भी है, लेकिन प्रशासनिक संसाधनों की बर्बादी इसे बताया जा रहा है। देखिए अभिषेक जी, आपको जानकारी है, सुशासन त्योहार का पहला चरण 8 अप्रैल से शुरू हुआ। 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायत शहरी वार्ड में शिविर लगाकर समस्याओं और मांगों के संबंध में आवेदन लिए। और मैं समझता हूँ ये पहला प्रयास है अभिषेक जी, कि पेटी लगाकर समस्याओं को इकट्ठा किया गया और उसको वो जो है वार्ड वाइज जो है इकट्ठा करने के बाद उसको विभाग वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको जो है वर्गीकृत कर जो हमारा स्वराज्य अभियान का जो पोर्टल है उसमें अपलोड किया गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अभिषेक जी, एक हमारे वार्ड का एक बच्चा है, उसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया वार्ड के शिविर में जाके। आपको मैं बताना चाहूंगा, उस बच्चे का नाम भी बता रहा हूँ, उसका विश्व सेन नाम है। लाइसेंस आरटीओ वाला है कि उसका जो है लवली लाइसेंस बना के उसको दिए। तो मैं समझता हूँ समस्या का निराकरण हो रहा है अभिषेक जी। अब आप बताइए, वार्ड के शिविर में जाकर लाइसेंस के लिए आवेदन करना और जो है बच्चे को आरटीओ वाले लाकर उसको जो है उसका टेम्परेरी 6 महीने का जो लाइसेंस बना के दे रहे हैं, तो समस्या का निदान तो हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी का जो है मुख्य उद्देश्य ये भी है अभिषेक जी की प्रशासन को जनता के द्वार तक ले जाने का ये प्रयास है, हमारा संकल्प है राज्य के हर राजकुमार जी एक बात तो देखिए माननी पड़ेगी, और ये आज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जब देश आजाद हुआ तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी ढीठ प्रशासनिक तंत्र से परेशान थे। अलग अलग सरकारें, चाहे इंदिरा गांधी सरकार हो, चाहे मौजूदा सरकार हो केंद्र की, या फिर राज्य की अलग अलग सरकारें हो, प्रशासनिक तंत्र ऐसा लगता है कि छोटे स्कूल के बच्चों की एक क्लास है, टीचर जैसे ही हटा और बच्चे अपनी कारस्तानी शुरू कर देते हैं। प्रशासनिक तंत्र ऐसा ही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 40 लाख आवेदन को मैं चलिए एक सफलता मान लेता हूं सुशासन तिहार की, लेकिन अब सवाल यह है कि इस प्रशासनिक तंत्र के सहारे इन 40 लाख आवेदनों को कैसे आप निराकरण करेंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनौती को स्वीकार करती है। मैंने आपसे पहले भी कहा अभिषेक, राज्य के हर नागरिक के शासन की योजना का लाभ पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति जो है वो सुविधा से वंचित ना हो, योजना से वंचित ना हो। इस उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री जी ने ये तिहार जो हम योजना है उसको प्रारंभ की है और प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार का तीसरा चरण आज से शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री जी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, हमारे मंत्री खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे नेता जो है खुद जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कहा कि डॉक्टर रमन सिंह कहते थे कि गाँव वालों के साथ बैठकर जो योजना बनती है वो दिमाग से नहीं दिल से बनती है, और चौपाल में जो चर्चाएं होती है वो भविष्य के एजेंडा बनती है। लेकिन राजकुमार जी, दिल से योजनाएं बननी भी चाहिए, अच्छा होता है, क्योंकि आप व्यावहारिक तौर पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आती है तो दिमाग तो खैर लगाना पड़ेगा, और इस तरह के प्रशासनिक तंत्र। खैर आशीष जी, जवाब आपसे चाहूंगा इस पे
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौजूदा सरकार, पूर्व की भूपेश बघेल सरकार भी प्रताड़ित रही है इसी प्रशासनिक तंत्र के कारण। ऐसे कितने मामले हैं जिसमें अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के चलते पकड़े जाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, आधी सैलरी आती रहती है, वो काम करते नहीं है और भुगतती देश की आम जनता है। आज अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 40 लाख आवेदन आए, इनका निराकरण नहीं हुआ, खैर कितनी आपकी और कितनी हमारी, इसमें तो पूरी बहस निकल जाएगी, लेकिन चुनौती तो है सरकारी तंत्र की और आपकी सरकार में भी थी। जी बिल्कुल, इस बात से कोई इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एक चुनौती है, लेकिन यही एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की तो बात जो है कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही है कि ये सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में पूरी तरह फेल है। एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, लेकिन आशीष जी समस्या यह है फेवरिज्म एक समस्या है। अधिकारी कर्मचारी कोई पकड़ा जाता है, कुछ भी होता है, नहीं, जब तक आपके पास कार्यालय से अनुमति नहीं आएगी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आपकी सरकार में भी यही व्यवस्था थी, मौजूदा सरकार में भी यही व्यवस्था है। अब सरकारी कर्मचारी को डर नहीं है, मंत्री जी का हाथ है भाई सर पे, क्यों काम करूं, मस्त आ रही है सैलरी। अब आप सोचिए, अभी राजकुमार जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चे का लाइसेंस नहीं बन पा रहा था और वो लंबित समस्या जो है इस इश्तिहार के कारण जो है सफल हो पाई, इस शिविर के कारण। तो सोचिए कितनी ये आश्चर्यजनक बात है कि लाइसेंस बनना तो एक आम प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल रहा होता तो वो लाइसेंस तो बन ही जाता। अब उस पर जो है समय समाप्त हो रहा है। मैंने ये कहा कि उसने वार्ड में जाके जो है आरटीओ में जो है, वही कह रहा हूँ, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सभी लोग वार्ड के लोग जाके अपने अपने नगर निगम, अपने कलेक्टर के पास जाकर ये समस्याएं बताते थे। उस सिस्टम को वापस से सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, उसमें फिर मेहनत करी गई कि समय समाप्त हो रहा है। जाते जाते आशीष जी मेरा एक सजेशन है, मेरा सजेशन है आपसे, मौजूदा सरकार कर रही है, वो कह रही है कि जो शिकायतें आ रही है हम निराकरण कर रहे हैं। मेरी एक सजेशन है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप एक टीम बनाइए और सिर्फ ये मॉनिटर कीजिए कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ, कितनी पुरानी शिकायतें थी, किनका नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, ये आप निकाल के सामने रख दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, कांग्रेस बीजेपी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आगाज हो चुका है, 31 मई तक ये चलेगा। अच्छा लगता है जब मुख्यमंत्री खुद लोगों तक, गांव गांव तक चौपाल लगाकर वहां पहुंच रहे हैं, अचानक पहुंच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो आमतौर पर तभी देखने को मिलता है जब चुनाव नजदीक होते हैं। लेकिन यहां मुख्यमंत्री ने अभिनव पहल शुरू जरूर की है। मैं इसे अभिनव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, उनको एक उम्मीद मिलती है कि इतना बड़ा व्यक्ति हमारे बीच आया है, चलो कुछ तो सुधर सकता है। उम्मीद करते हैं कि सुधार हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिले। शिकायतों की संख्या, ये जो आंकड़ा आया है 40 लाख, उसमें थोड़ी गिरावट उम्मीद करते हैं आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।